नमस्ते। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने वाले हैं जिसकी आप कह सकते हैं दो पहचानें हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक बेहद पूजनीय ग्रंथ है, तो वहीं कुछ दूसरों के लिए ये घोर निंदा का पात्र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। और यही विरोधाभास हमें आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में ले आता है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे कोई 2000 साल पुराना टेक्स्ट आज के समय में कानून, जाति और बराबरी जैसे मुद्दों पर हो रही बहसों का एक फ्लैश पॉइंट, एक केंद्र बिंदु बन गया। चलिए इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं और इस ग्रंथ के उलझे हुए इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे। उस वक्त मनुस्मृति की क्या जगह थी समाज में? देखिए, तब ये कई नैतिक दिशा निर्देश देने वाली किताबों में से एक थी। कोई एक अकेला और सब पर लागू होने वाला कानून नहीं। उस समय कानूनी फैसले लेने के तरीके बहुत अलग-अलग थे और ज्यादातर स्थानीय रीति रिवाजों पर ही आधारित होते थे। और फिर इतिहास में एक ऐसा निर्णायक मोड़ आता है जब अंग्रेजों की अपनी प्रशासनिक जरूरतों ने भारत में मनुस्मृति की भूमिका को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि सिर्फ 2 दशकों के अंदर कुछ प्रशासनिक फैसलों ने नैतिक ग्रंथों को एकदम कठोर कानूनी किताबों में बदल दिया। देखिए, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक योजना बनाई कि हिंदुओं के जो भी सिविल मामले होंगे उनका फैसला उनके शास्त्र के हिसाब से होगा। और बस इसी के चलते 1794 आते आते सर विलियम जोन्स का किया हुआ मनुस्मृति का सीधा अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश अदालतों के लिए एक तरह से ऑफिशियल कानून बन गया। अब ये जो टेबल है ना, ये उस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की कानूनी व्यवस्था लचीली थी, स्थानीय रिवाजों पर चलती थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसे कठोर लिखित कानून बना दिया जिसे पूरे भारत पर एक जैसा लागू करने की कोशिश की गई। मतलब जो ग्रंथ पहले सिर्फ नैतिक गाइड की तरह थे, वे अब बाइंडिंग लॉ यानी बाध्यकारी कानून बन गए। और देखिए, समस्या सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। मुश्किल ये थी कि जिस ग्रंथ को कानूनी आधार बनाया गया वो खुद अंदरूनी विरोधाभासों से भरा हुआ था और इससे चीजें और भी ज्यादा उलझ गईं। अक्सर मनुस्मृति के पक्ष में ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक सुनाया जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सोच दिखाता है ना? लेकिन फिर उसी ग्रंथ में हमें एक ठीक इसके उलट श्लोक भी मिलता है, न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, यानी स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। और दुख की बात यह है कि अंग्रेजों के राज में जब संपत्ति और शादी ब्याह के कानून बनाए गए तो पहले वाले श्लोक के बजाय इसी दूसरे श्लोक का असर ज्यादा रहा। तो सवाल उठता है कि एक ही किताब में इतने बड़े बड़े विरोधाभास क्यों हैं? ज्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि इसका कारण है प्रक्षेप, यानी बाद में की गई मिलावट। सदियों के दौरान अलग अलग लेखकों ने इसमें चीजें जोड़ी जिससे ये विरोधाभास पैदा हुए। और ये कोई नई खोज नहीं है। 1886 में ही जॉर्ज ब्यूलर जैसे ट्रांसलेटर्स ने इस तरफ इशारा किया था। जरा इस मिलावट का स्केल देखिए। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि मनुस्मृति के लगभग 55% श्लोक यानी आधे से भी ज्यादा बाद में जोड़े गए हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि ये ग्रंथ किसी एक लेखक की एक बार में लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसे सदियों तक कई लोगों ने बदला है। और इसका जमीनी हकीकत पर क्या असर हुआ? 1868 का रामनाड केस इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अदालत ने माना तो सही कि स्थानीय रिवाज लिखित कानून से ऊपर हैं, लेकिन किसी रिवाज को साबित करने का बोझ इतना ज्यादा था कि आखिर में जज थक हारकर मनुस्मृति को ही डिफ़ॉल्ट कानून मान लेते थे। चलिए अब एक ऐसे दावे की पड़ताल करते हैं जो ऑनलाइन बहुत वायरल होता है। दावा यह है कि अंग्रेजों ने 1819 में एक कानून पास करके एक बहुत ही बुरी सामाजिक प्रथा को रोका था। तो क्या ये दावा सच है? एक शब्द में जवाब है, बिल्कुल नहीं। ये एक मिथक है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे ठोस सबूत हैं। पहली बात, 1819 के किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे किसी कानून का कोई जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात, उस समय के किसी भी दस्तावेज में ऐसी किसी प्रथा का कोई जिक्र नहीं मिलता। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये उस समय की ब्रिटिश नीति के भी खिलाफ था जो आमतौर पर धार्मिक मामलों में दखल नहीं देती थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां मनुस्मृति को असमानता का प्रतीक मानकर एक संगठित और राजनीतिक तरीके से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। ये एक ऐतिहासिक पल था।
25 दिसंबर 1927 महाड़ सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया, पर उनके शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो इसे एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर नहीं, बल्कि असमानता की संहिता यानी एक ऐसे कोड ऑफ लॉ के तौर पर जला रहे हैं जो गैर बराबरी को बढ़ावा देता है। ये एक राजनीतिक विरोध था, धार्मिक नहीं। तो इस महान अस्वीकृति के बाद कहानी का समाधान सामने आता है, इस देश के लिए एक बिल्कुल नए बुनियादी दस्तावेज का निर्माण। हमारी संविधान सभा ने बहुत सोच समझकर एक ऐसा कानूनी दर्शन अपनाया जो मनुस्मृति पर आधारित औपनिवेशिक कानूनों से एकदम अलग था। हंसा मेहता जैसी कई हस्तियों ने बराबरी और एक समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत की और एक ऐसे दस्तावेज की नींव रखी जो अतीत की उन परछाइयों को पीछे छोड़ सके। और ये अंतिम तुलना इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। एक तरफ मनुस्मृति की वो औपनिवेशिक व्याख्या जिसे वर्ण आधारित असमानता और भेदभाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ हमारा भारतीय संविधान जिसके अनुच्छेद 14, 15 और 17 सीधे सीधे उन सभी सिद्धांतों को खारिज करते हैं और कानून के सामने बराबरी की गारंटी देते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, उस संहिता की विरासत आखिर है क्या, जिसे हमारे संविधान ने तो पूरी तरह से खारिज कर दिया, लेकिन जो हमारी संस्कृति और समाज की बहसों में आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।